नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के होड़ में दो तरीके अपनाए जाते हैं, या तो अपनी लकीर को बड़ा कर दिया जाए या दूसरे की लकीर को छोटा करने की भरपूर कोशिश की जाए। कुल मिला के ऐसे ही हुआ था। अब से 7 साल 4 महीना पहले अक्टूबर 2017 में एक सेक्स सीडी वायरल होती है या वायरल करवाई जाती है। छत्तीसगढ़ में उस समय के मंत्री राजेश मूणत की वो सेक्स सीडी प्रारंभिक जांच में ही फर्जी पाई गई। इसके लिए सीबीआई की नजरों में जो दोषी पाए गए कोई और नहीं बल्कि पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। बाद में उनके पॉलिटिकल एडवाइजर बनाए गए पुराने पत्रकार विनोद वर्मा, जिन्हें दिल्ली या गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था, वो भी चार्जशीटेड आरोपी है। इसके अलावा रिंकू खनूजा, जिसने की आत्महत्या कर ली। इसके अलावा विजय भाटिया और विजय पंड्या के अलावा कैलाश मुरारका इस मामले में आरोपी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जब पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया, और जिस तरह से कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर इस गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया, कुल मिलाकर जिस तरह की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई, उसका फायदा कांग्रेस को कितना मिला ये अलग शोध का विषय है। लेकिन मौजूदा हालात में भूपेश बघेल, महादेव सट्टा जैसे कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुरानी गिरफ्तारी से मिले हुए राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए क्या भूपेश बघेल की आज इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इस पर भी चिंतन मंथन होना चाहिए और हो भी रहा है। आज मैं 7 साल 4 महीना पुराने उस फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले की चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल उसकी एक खास वजह है। रायपुर के कोर्ट में भूपेश बघेल और उनके पुराने सलाहकार विनोद वर्मा के अलावा बाकी आरोपी पेश हुए तो एक बार फिर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की चर्चा शुरू हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को है। वैसे तो 2018 में ही सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जब सरकार नहीं आई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो छत्तीसगढ़ में अब इसकी सुनवाई हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस फर्जी सेक्स सीडी को कोई और नहीं बल्कि स्वयं भूपेश बघेल, जो 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांटी, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे इस तरह की ओछी हरकत करके वो समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस असली सीडी को बांटकर वो किस तरह की अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह की सीडी बांटे? वैसे इस मामले के थोड़े फ्लैशबैक में जाया जाए तो इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी रिंकू खनूजा को बताया जा रहा है, जिसने 6 जून 2018 को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। सीबीआई ने उसे आरोपी बनाया था। सीबीआई का दावा है कि रिंकू खनूजा और विजय पंड्या ने सीडी बनवाई थी। 14 का 2017 को रिंकू और विजय के साथ कैलाश मुरारका खुद फ्लाइट पर मुंबई गए थे। वहां 2-3 दिनों तक वे एक होटल में रुके और इस बीच इन तीनों ने मुंबई के मानस साहू के स्टूडियो से वो सीडी प्राप्त की। सीबीआई का दावा है कि सीडी कांड के सरकारी गवाह कारोबारी लवली खनूजा ने सीबीआई को बताया है कि 23 अगस्त 2017 को रिंकू ने इस संदर्भ में उनसे संपर्क किया और बताया कि ये फर्जी सेक्स सीडी किसने बनवाई है, किसके लिए बनाई है और इसका किस तरह से इस्तेमाल होने वाला है। ये मामला इसलिए भी और ज्यादा संगीन हो गया क्योंकि सीधे तौर पर इसके तार भूपेश बघेल से जुड़ते नजर आ रहे थे। 2018 में जब सरकार की बदली हुई तो ये माना गया कि भूपेश बघेल ने अपनी जमानत नहीं लेकर बहुत अच्छा काम किया, जिससे जनता में एक अच्छा मैसेज गया। दरअसल ये सच्चाई नहीं है। 2018 के जो हालात थे, 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और सरकार के विरुद्ध जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ, वहां एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जितने सदस्य थे उतने लोगों ने भी वोट नहीं दिए और भारतीय जनता पार्टी को महज 90 में से 15 सीटें ही मिली। वहां जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसका पूरा श्रेय भूपेश बघेल को दिया गया। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत जल्दी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। वैसे एक ये फर्जी सेक्स सीडी वाला मामला नहीं है, बल्कि शराब घोटाले वाले मामले के तार भी सीधे तौर पर भूपेश बघेल से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल ने एक अनपढ़ व्यक्ति को आबकारी मंत्री बनाया था, जिसने खुद ऑन कैमरा ये दावा किया कि वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते। उन्हीं को उद्योग मंत्री बनाया गया। वही कवासी लखमा, जिसके बारे में आज ईडी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। 3 साल
यानी 36 महीनों तक ये सब चलता रहा। 72 करोड़ रुपए प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस पैसे से कांग्रेस भवन बनवाया, अपने लड़के हरीश के लिए मकान बनाया। आज इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब ईडी के अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए। वहां कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मलकी सिंह गेंदू को उन्होंने एक नोटिस दिया, सम्मन दिया और जवाब तलब किया। उनसे पूछा गया कि सुकमा कोंटा भवन में जो कांग्रेस भवन बनाया गया है उस बारे में 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, जिसकी मोहलत दी गई है 17 फरवरी तक। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिनों यानी 15 फरवरी को कवासी लखमा को शराब घोटाले मामले में 7 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने उनकी 2 बार रिमांड अवधि बढ़ा दी है। फिलहाल 4 माह तक कवासी लखमा न्यायिक रिमांड पर हैं। वैसे कवासी लखमा से पहले 11 और चर्चित चेहरे जेल के सिकंजों के पीछे हैं, जिनमें कुछ के तार सीधे तौर पर भूपेश बघेल से जुड़े थे, कुछ तो परोक्ष रूप से जुड़े थे। लेकिन कुल मिलाकर 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये जो घोटाला था, उसमें नकली होलोग्राम से नकली शराब और नकली काउंटर खोलकर सरकारी शराब दुकानों से वैसे ही अवैध शराब की बिक्री की गई, जैसे आमतौर पर छोटे कोचिया किया करते हैं। लेकिन सरकारी लाइसेंसधारी ऐसे घोटालेबाज जिन्हें सीधे तौर पर सरकार का संरक्षण प्राप्त था, कवासी लखमा के अलावा जो 11 और लोग जेल में बंद हैं, उनमें कुछ चेहरों को आपने बार बार देखा होगा। रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा, पुराने महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर और उस समय के सीएस एमएलसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, नितेश पुरोहित, सुनील दत्त और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के अलावा दिलीप पांडे, दीपक द्वारी, अनुराग सिंह, अनुराग द्विवेदी और विकास अग्रवाल ये इस वक्त जेल में बंद हैं। अदालत को बताया गया फिगर 2161 करोड़ का है। ये वो फिगर है जो पकड़ा गया है। जो पकड़ा नहीं जा सका वो कहीं ना कहीं अवैध प्रॉपर्टी के रूप में आज भी विद्यमान है। ऐसी ढेर सारी जानकारी जो सीधे तौर पर घोटालेबाजी से जुड़ी है और घोटाले का सीधा कनेक्शन प्रॉपर्टी इकट्ठा करने से है। उन प्रॉपर्टी की लंबी जानकारी ईडी के पास है और हमारे पास भी कुछ अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी सामने आ रही है। ये वो मामले हैं जो छत्तीसगढ़ में पुरानी सरकार के गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में भी कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठ रही है, कहीं और से नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर से भी और विधानसभा के बाहर भी। विधानसभा के अंदर मौजूदा सरकार के अपने ही और मंत्री बनने की चाह रखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आगे की राजनीतिक मंशा और आक्रोश उनके प्रश्नों से ही समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पुराने विधानसभा अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक से लेकर राजेश मूणत और इसके पहले अजय चंद्राकर ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने इरादे साफ कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन धर्मलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर जो ईओडब्ल्यू, एसीबी और विभागीय या अन्य मामलों में जांच चल रही है, कितनी जांचें लंबित है और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। इसी तरह पुराने मंत्री राजेश मूणत ने पूछा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को एनओसी के लिए भटकाया जा रहा है, बिना पैसे लिए उन्हें एनओसी नहीं दी जा रही है। ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है। 2 महीने में कमेटी गठित करने की बात कही गई थी, 4 महीने से वही उत्तर आ रहा है। ये वो तीखे प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें पता है कि किसने पूछा है, क्यों पूछा है और उनका वजूद क्या है और ऐसे प्रश्नों से आगे क्या संकेत मिल रहे हैं। वैसे उम्मीद तो की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो उपकरण और दवाइयों का घोटाला हुआ, रीएजेंट लेने के लिए जिस तरह का बंदरबाट हुआ, मोक्षित कॉर्पोरेशन को माध्यम बनाकर जिसने अपनी जेबें गर्म की, पुराने चिकित्सा मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर भी जांच की आंच जाएगी, इसकी उम्मीद की जा रही थी। सदन इससे भी गूंजेगा। लेकिन ये पाप चूंकि पुरानी सरकार का है तो कहीं ना कहीं जवाबदारी मौजूदा सरकार की भी ज्यादा बन जाती है। दावा किया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सब जानते समझते हुए भी मोक्षित कॉर्पोरेशन और ऐसी एजेंसियों को पेमेंट कराई। कोई छोटी मोटी पेमेंट नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कराई। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ अपने ही पुराने अंदर खाने इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस इस बारे में मुंह खोलना नहीं चाहती, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने भी इस मामले में
फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में भी हमारी गहराई से पड़ताल चल रही है। अंदर खाने की वो बात जिसे आपको जानना समझना जरूरी है, हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। आप यकीन मानिए इस मामले में हम कुछ बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। तथ्यों के आधार पर जांच परख कर हम उस सफेद पोस्ट को सामने लाएंगे जिन्हें आपको गौर से देखना होगा और समझना होगा कि किस तरह से राजनीति की काली कोठरी में अपने दामन पर काले दाग लगने से बचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर राजनीति ये काली कोठरी ही क्यों है। इसे समझाने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा से एक आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। उन्होंने समझाया जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन होगा 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने वामपंथियों और कांग्रेसियों को आईना दिखाते हुए गिद्ध और सुअर वाली कुछ बातें कही। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज और देश का भला कैसे होगा। इसलिए हमारा मानना है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज का भला करें। यदि खुद नहीं आ सकते तो अच्छे लोगों को प्रमोट करें जिससे देश और समाज को मजबूती मिले। तो जाते जाते मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।